नमस्कार दोस्तों। राउज आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल पर भारतीय अर्थव्यवस्था के साप्ताहिक करंट अफेयर्स की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम 2 जुलाई 2024 से लेकर 8 जुलाई 2024 तक के कुछ महत्वपूर्ण खबरों का अध्ययन करेंगे जो यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किन किन खबरों को शामिल करने वाले हैं, अर्थात आज के इस लेक्चर की रूपरेखा क्या है। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हम इन 4 खबरों को पढ़ेंगे, जिसमें से पहली खबर है गिग अर्थव्यवस्था से संबंधित। हम देखेंगे कि ये क्यों न्यूज में रहा और यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के अनुसार इसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए। फिर दूसरा खबर है उत्पादक मूल्य सूचकांक, जिसको पीपीआई या प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। इसको भी हम देखेंगे कि क्यों न्यूज में था और यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के अनुरूप इसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए। उसके बाद हम संपूर्णता अभियान को देखेंगे और सबसे अंत में हम मनी म्यूल को देखेंगे कि मनी म्यूल शब्द बैंकिंग में क्यों सुर्खियों में रहा। तो ये आज के हमारे लेक्चर की रूपरेखा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आज के लेक्चर की पहली खबर गिग अर्थव्यवस्था से है जो न्यूज में रहा। आप देख सकते हैं कि व्हाट डज द कर्नाटका बिल प्रोमिस गिग वर्कर्स एक्सप्लेन्ड। गिग वर्कर्स का यहाँ पे आप देख रहे हैं, तस्वीर भी लगी है। सबसे पहले चर्चा में देखते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही प्रकार के अखबारों में ये प्रकाशित हुआ। मैं कोई भी एक अखबार की कॉपी यहाँ पे लगा देता हूँ, कट कॉपी लगा देता हूँ, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए। देखिए चर्चा में क्यों रहा ये, तो चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए या गिग श्रमिकों के लिए एक विधेयक का प्रस्ताव या मसौदा फाइनल किया है। और ऐसा करने वाली कर्नाटक को अगर हम देखें तो राजस्थान के बाद कर्नाटक दूसरा भारतीय राज्य है। तो इसलिए ये न्यूज में रहा है। देख सकते हैं आप कि हाल ही में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स ब्रैकेट में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण विधेयक का मसौदा प्रकाशित किया है, जिससे इसको मानसून सत्र में लेकर आएंगे कर्नाटक विधानसभा में, जिससे यह ऐसा कदम उठाने वाला राजस्थान के बाद दूसरा भारतीय राज्य बन गया है। आने वाले समय में और भी राज्य इस प्रकार के विधेयक लाएं, इस प्रकार के कानून बनाएं, बट अभी राजस्थान के बाद ये दूसरा राज्य है कर्नाटक। अब विधेयक अभी ये है, जब ये प्रस्ताव ये बिल पास होकर अधिनियम बन जाएगा तब इसके बारे में और हम देखेंगे कि क्या क्या किया गया है। बट आज हम गिग अर्थव्यवस्था को पढ़ लेते हैं क्योंकि मुख्य परीक्षा भी अभी करीब है। संभवतः गिग अर्थव्यवस्था से मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप और सबसे पहले हम चलते हैं और देखते हैं कि गिग अर्थव्यवस्था है क्या। ये हमारा टॉपिक है गिग अर्थव्यवस्था या गिग इकोनॉमी। सबसे पहले समझते हैं कि गिग इकोनॉमी है क्या। तो आपको पता है गिग इकोनॉमी मतलब क्या, कि जो स्थायी श्रमिक हैं, स्थायी श्रमिकों ऐसा ये बाजार व्यवस्था है जिसमें स्थायी बाजार व्यवस्था के विपरीत संविदा कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित वर्कर काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह एक ऐसा श्रम बाजार है जहां स्थायी नौकरियों के विपरीत, परमानेंट नौकरियों के विपरीत अल्पकालिक अनुबंधों, अनुबंध को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, संविदा,
अल्पकालिक अनुबंधों या फ्रीलांस, फ्रीलांस शब्द अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन इसको हम स्वतंत्र भी हिंदी में बोलते हैं, स्वतंत्र रूप से, बट हिंदी में इसको फ्रीलांस भी आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रीलांस प्रकार की नौकरियों की प्रधानता होती है, अर्थात इसमें ऐसी अर्थव्यवस्था का ये एक ऐसा भाग है जो श्रम बाजार आधारित है, जिसमें ऐसे श्रमिक पाए जाते हैं या ऐसे नौकरियां पाई जाती हैं जो अस्थायी प्रकृति की होती है, कॉन्ट्रैक्ट आधारित होती हैं, अल्पकालिक होती हैं, जिनमें कोई सामाजिक सुरक्षा श्रमिकों को नहीं दिया जाता है। अब बताती है कि इस अर्थव्यवस्था, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सामान्यतः डिजिटल व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको प्लेटफॉर्म आधारित अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। कर्नाटक सरकार ने भी जो विधेयक लेकर आई है उसमें इसको डिजिटल आधारित भी लिखी है, प्लेटफॉर्म आधारित भी लिखी है, क्योंकि इसमें प्लेटफॉर्म आधारित काम होता है। जैसे मान लीजिए स्विगी से आप कुछ ऑर्डर करते हैं, तो प्लेटफॉर्म से आपने ऑर्डर किया, फिर उनके पास वो ऑर्डर जाता है और वो फिर लाकर हमें देते हैं। तो ये पूरा डिजिटल अर्थव्यवस्था के आने से ही इस प्रकार की नौकरियां बहुत तेजी से पनप पाई हैं, तो इसलिए इसको प्लेटफॉर्म आधारित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। अब डिजिटल व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है कैसे? अल्पकालिक अनुबंध होता है, इसमें कब निकाल दिया जाए आपको कोई भरोसा नहीं है। स्वतंत्र या फ्रीलांस रूप से कार्य कर सकते हैं, आपको भी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, आप दिन में जितने घंटे चाहें उतने घंटे काम कर सकते हैं। नहीं काम करने का मन है, मत काम करिए, छुट्टी ले लीजिए। इस प्रकार के स्वतंत्र रूप से इसमें कार्य होता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज होता है, मोबाइल या इंटरनेट का इसमें प्रयोग हो रहा है, और पूरी तरीके से लचीलापन होता है इसमें, नियोक्ता के परिदृश्य से भी और जो श्रमिक है उसके परिदृश्य से भी। तो ये क्या है, समझ गए आप कि गिग अर्थव्यवस्था है क्या, और गिग अर्थव्यवस्था में कार्य करने वाले श्रमिक गिग श्रमिक कहलाते हैं। अब बात आ जाती है आगे कि भारत में इसकी स्थिति क्या है। गिग अर्थव्यवस्था की भारत में स्थिति क्या है, तो देखिए वर्ष 2020-21 के अगर हम आंकड़े देखें, आपको पता है कि जो एक्यूरेट आंकड़े होते हैं वो थोड़े पुराने ही मिलते हैं, एकदम तात्कालिक वर्ष के आंकड़े एक्यूरेट नहीं मिल पाते हैं। तो 2020-21 में भारत में गिग श्रमिकों की संख्या 77 लाख थी। ध्यान रखिए कि 2020-21 में 77 लाख श्रमिक भारत में गिग अर्थव्यवस्था में कार्य कर रहे थे, जिनमें से 56% नए रोजगार गिग अर्थव्यवस्था में सृजित हुआ है। ध्यान रखिए कि भारत में जितने भी रोजगार सृजित हुए, उन रोजगारों में से 56% रोजगार गिग अर्थव्यवस्था में ही सृजित हुए हैं। उसके बाद इसलिए अगर इस पर ठीक ढंग से काम किया जाए तो आने वाले समय में गैर कृषि या कृषि के अलावा श्रमिकों को यह अपने ओर समायोजित कर सकता है, अपनी तरफ या अपने में समायोजित कर सकता है। इसके चलते भारत में गैर कृषि क्षेत्रकों में 90 मिलियन तक रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं। इस गिग अर्थव्यवस्था में वो सक्षमता है कि गैर कृषि, आपको पता है कि भारत में अधिकांश लोग कृषि में लगे हुए हैं, लेकिन जीडीपी में कृषि का वो योगदान नहीं है, इसलिए भारत को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो भारत में और विनिर्माण उतना तेजी से भारत में कभी पनप नहीं पाया, उससे पहले सेवा क्षेत्र पनप पाया, इसलिए भारत में बेरोजगारी की समस्या भी आप देखते हैं कितना विकराल है। तो गिग अर्थव्यवस्था में काफ़ी अधिक मात्रा में गैर कृषि प्रकार की नौकरियां उत्पन्न करने की क्षमता है, सक्षमता है, अगर इस पर ठीक तरीके से काम किया जाए तो। वही बात बताया जा रहा है कि 90 मिलियन तक रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं। और क्या बोला जा रहा है कि गिग अर्थव्यवस्था में भारत में वर्तमान में जितने भी गिग अर्थव्यवस्था में कार्य करने वाले गिग श्रमिक हैं, वो मध्यम कौशल वाले नौकरियों में संलग्न हैं, मतलब बहुत बेहतर कौशल उनका नहीं है। जैसे मान लीजिए स्विगी का जो डिलीवरी बॉय है, वो तो बाइक चला लेता है, थोड़ा बहुत उसको
इंटरनेट का किस तरीके से लेना है, ऑर्डर किस तरीके से क्या करना है, ये आइडिया है। तो एक लिमिटेड कौशल उसके पास है, बहुत अच्छा कौशल नहीं है उसके पास। तो वही बताया जा रहा है कि मध्यम कौशल वाले नौकरियों में संलग्न हैं। भारत की वर्तमान में ये स्थिति है। अब थोड़ा आगे चलते हैं हम और देखते हैं कि गिग अर्थव्यवस्था की वृद्धि के कारण क्या है। हमें हर एक पहलू पे ध्यान रखना है। तो गिग अर्थव्यवस्था के इतना तेजी से भारत में बढ़ने के कारण क्या हैं? तो कारण क्या है, देखिए, इंटरनेट तक व्यापक पहुंच। आपको पता है कि जियो क्रांति जब हुई, अर्थात जो जियो ने 3G लेकर आया, फिर 4G दिया, तो जियो के कारण आज हर व्यक्ति के पास लगभग इंटरनेट का एक्सेस है, खासकर शहरी इलाकों में। तो इंटरनेट तक व्यापक पहुंच हुई है और ये प्लेटफॉर्म आधारित अर्थव्यवस्था होता है, इसलिए ये तेजी से बढ़ी है। उसके बाद भारत में स्टार्टअप पारितंत्र में तीव्रता से वृद्धि हुई है। आपको पता है कि भारत में चीन के बाद स्टार्टअप की स्थिति बहुत तेजी से बढ़ी है। तो भारत में स्टार्टअप पारितंत्र में तीव्रता से वृद्धि हुई है, ये भी एक कारण है, जिसमें स्थायी श्रमिकों की आवश्यकता न होकर बल्कि क्या लोग कर रहे हैं, और स्थायी श्रमिकों को, गिग श्रमिकों को नियुक्त करना चाहते हैं, जिससे कि उनके ऊपर भी बहुत अधिक बर्डन न आ सके। उसके बाद क्या है, प्लेटफॉर्म का आपसी जुड़ाव। इंटरनेट और मोबाइल होने के कारण, इंटरनेट के पहुंच के कारण आज प्लेटफॉर्म भी क्या हो रहे हैं, आपस में जुड़ते जा रहे हैं। उससे भी आज गिग अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। कार्य के प्रति बदलता दृष्टिकोण। आज लोगों में कार्य के प्रति दृष्टिकोण बदल रहा है। फ्लेक्सिबल कार्य लोग चाहते हैं, उसके साथ कार्य में दबाव नहीं चाहते हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि चलो दिन में हम 4 घंटे कार्य किए, उसके बाद कार्य नहीं करना है, दबाव नहीं है किसी का। उसके बाद क्या है, संविदा कर्मचारियों की बढ़ती मांग। आज जो कंपनियां हैं, अभी जो आगे हमने बात किया कि कंपनियों को संविदा कर्मचारियों की ज़्यादा मांग है, न कि वो स्थायी प्रकार के, परमानेंट प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता उनको नहीं हो रही है। ये भी कारण है कि भारत में गिग अर्थव्यवस्था में लगातार वृद्धि हो रही है। उसके बाद थोड़ा हम देखते हैं कि गिग अर्थव्यवस्था का लाभ क्या है। आपको पता है कि गिग अर्थव्यवस्था का लाभ जब हम देखेंगे तो 3 दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। एक तो उपभोक्ता के लिए क्या लाभ है, दूसरा श्रमिकों के लिए क्या लाभ है, और तीसरा नियोक्ता जो है या कंपनी जो है उसके लिए क्या लाभ है। तो हम तीनों का लाभ देखते हैं थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले उपभोक्ता हेतु, उपभोक्ता के लिए, कंज्यूमर के लिए क्या लाभ है कि हम घर पे बैठे ही सामान अपने मंगा लिए। अगर हम गए होते तो हमारा समय भी लगता, उसके साथ साथ अगर हमें जाना होता तो हो सकता है कि एक हमको कुछ चार्ज भी लगता है वहाँ जाने के लिए, परिवहन चार्ज भी लगता, वो सब बच जाता है और घर पे ही हमको डिलीवरी मिल जाती है, सामान मिल जाता है। तो देखिए, व्यक्तिकृत सेवा, व्यक्तिकृत सेवा, एक व्यक्ति को व्यक्तिकृत सेवा मिल जा रही है कि हम मंगा रहे हैं तो केवल हमारे लिए ही वो सेवा मिल जा रही है। उसके बाद लेन देन की कम लागत, उपभोक्ता के लिए तो लेन देन की कम लागत हो रही है। आपको पता है कि अभी बहुत ज़्यादा इस प्रकार के प्लेटफॉर्म आधारित कंपनियां खुल रही हैं, तो वो आपस में प्रतिस्पर्धा के कारण आपको तमाम प्रकार के डिस्काउंट्स भी दे रही हैं। उसके बाद क्या है, सभी प्रकार के उत्पाद की पहुंच, हर प्रकार के उत्पाद की पहुंच कंज्यूमर तक हो जा रही है, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो खाद्य की प्रकार के खाद्य प्रकार के वस्तु हों, चाहे वो ग्रोसरी हो, हर प्रकार के वस्तुओं को आप इन इस अर्थव्यवस्था के माध्यम से मंगा सकते हैं। इसलिए गिग अर्थव्यवस्था का लाभ उपभोक्ताओं के लिए निम्न प्रकार है। और भी आप चाहें तो और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, मैंने कुछ पहलू यहाँ पे आपको बता दिया। अब श्रमिकों के लिए क्या लाभ है, तो श्रमिक लचीला कार्य चाहता है तो उसको लचीला कार्य मिल जाता है। कार्य करने की उसको पूरी स्वतंत्रता रहती है कि वो चाहे तो आज 2 घंटे कार्य करे, फिर कार्य न करे, अपना कोई और कार्य कर ले। हो सकता है कि उसको आज कार्य करने का मन ही नहीं है तो आज कार्य नहीं करे,
जितना काम करेगा उतना उसको पैसा मिलेगा। हालांकि इसमें समस्याएं भी बहुत हैं जो आगे अभी हम देखेंगे। अवसर तक पहुंच, उनको अवसर मिल रहा है कार्य करने का, और कार्य संतुलन, अपने कार्य में आसानी से वो संतुलन बना पा रहे हैं। विभिन्न कार्यों के बीच वो आराम से संतुलन बना पा रहे हैं। उसके बाद कंपनियों के लिए क्या फायदा है, तो कंपनियों की कम लागत है। क्यों? क्योंकि अगर वो स्थायी प्रकार के अगर श्रमिक रखते तो उन पर उनकी खर्च ज़्यादा होता, उनको विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाएं भी देनी पड़ती, वो सब उनको नहीं देना पड़ रहा है। उसके बाद लचीले श्रमिकों का उनको एक पूल मिल जा रहा है। उसके बाद कम प्रशासनिक और अनुपालन लागत उन पे लग रही है, क्योंकि श्रमिक कॉन्ट्रैक्ट आधारित हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा उनको प्रशासनिक और अनुपालन की लागत नहीं लगानी पड़ रही है। तो ये कंपनियों के लिए फ़ायदा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप एक ही पेज में इतनी बातें याद कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं चलता हूँ और इसके कुछ पहलुओं पर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं इसके कुछ अन्य पहलुओं पर। अब थोड़ा हम समझते हैं कि क्या भारत में गिग अर्थव्यवस्था को विनियमित करने के लिए कोई ढांचा बनाया गया है। तो देखिए, भारत में गिग अर्थव्यवस्था से संबद्ध विनियामकी ढांचा, दो ढांचा आप समझ सकते हैं। एक तो है मजदूरी संहिता 2019, भारत सरकार द्वारा मजदूरी संहिता 2019 बनाया गया, जिसमें गिग श्रमिक, संगठित क्षेत्र के श्रमिक और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक की सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन की बात की गई कि कितना न्यूनतम वेतन एक श्रमिक का होना चाहिए। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 बनाया गया, क्योंकि जो गिग अर्थव्यवस्था में कार्य करते हैं व्यक्ति, उनको कोई भी सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है। न उनको विभिन्न प्रकार के फंड मिलते हैं, न ही उनको बाद में पेंशन मिलना है। तो इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। अलग अलग राज्य सरकारें भी, राजस्थान और कर्नाटक अभी बना रहा है, आने वाले समय में और राज्य करें ऐसा। तो सामाजिक सुरक्षा हेतु एक सामाजिक सुरक्षा कोष बनाने की बात की गई थी इसमें, और उसके साथ राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड बनाने की भी बात की गई थी, जो श्रमिकों के कल्याण हेतु योजनाओं की निगरानी करेगी, जो भी कल्याण की योजनाएं बनाई जा रही हैं। और उसके साथ अगर कुछ ऐसे योजनाओं का निर्माण करना है तो उन निर्माण कार्य में सुझाव देगी कि किस प्रकार के कार्य करने चाहिए, जिससे कि गिग वर्कर्स का हित हो सके, गिग श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा हो सके। तो ये विनियामकी ढांचा अभी भारत में है। आने वाले समय में अलग अलग राज्य भी कर रहे हैं, केंद्र सरकार भी करेगी। तो और हम पढ़ेंगे। अब थोड़ा चलते हैं कि क्या चुनौतियां हैं। चुनौतियां ये हैं कि विश्वसनीय आंकड़ों की उपलब्धता नहीं है। अब देखेंगे कि भारत में कोई भी आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं कि कितने गिग श्रमिक कार्य कर रहे हैं। तो कोई सरकार का आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, ये एक त्रुटि है, एक समस्या है। इसीलिए देखिए, इसके कारण उपलब्धता सही आंकड़ों की नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकार का आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं है, और इसलिए गिग श्रमिकों पर ध्यान आकर्षण नहीं हो पा रहा है। सरकार उतना अच्छे से ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रही है, क्योंकि आधिकारिक रूप से कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं इनके। उसके बाद खराब सेवा शर्तें हैं। खराब सेवा शर्तें ये हैं कि अगर गिग श्रमिक बीमार पड़ जाए तो उसको कोई पैसा नहीं मिलना है। वो अपने मन से छुट्टी नहीं लिया है, बीमार पड़ गया है, एक्सीडेंट हो गया उसका, तब भी उसको कुछ नहीं मिलना है। बाद में उसको कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं है। तो बहुत खराब सेवा शर्तें हैं। दबाव बनाकर उनको कार्य कराया जाता है, लोभ की प्रकृति देकर उनको काम कराया जाता है कि आप जितने डिलीवरी कर दोगे, जितना कम समय में कर दोगे, उतना आपको कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा। अगर आप सही तय समय पर नहीं पहुंचा पाए, थोड़ी देर लेट हो गए, तो आपको उस डिलीवरी का पैसा नहीं मिलेगा। तो ऐसे तमाम प्रकार की समस्या है। तो कम वेतन है, प्रलोभन युक्ति से कार्य करवाया जा रहा है, अपारदर्शी तरीके से वेतन की गणना होती है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। उसके बाद कमीशन में कटौती किया जा रहा है उनके। कमीशन में कटौती हुई, मैं बताया आपको कि जैसे मान लीजिए जेप्टो करके एक प्लेटफॉर्म है, अगर वो बोलता है कि 10 मिनट में मैं
या 5 मिनट में ग्रोसरी आपको पहुंचा दूंगा। अब किसी कारणवश जो पैक करने वाला दुकान है उसी ने लेट कर दिया। अब पैक करने के लिए अगर अब वो ले जाता है, अगर डिलीवरी करने वाला व्यक्ति, डिलीवरी बॉय, तो लेट हो गया है तो सामान वो देगा तब भी उसको क्या किया जाएगा, कोई भी कमीशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि आप लेट पहुंचे हैं, जबकि लेट होने का कारण कुछ और था। तो ये समस्या है। उसके बाद अनुबंध की शर्तों से बंधा होना। वो एक अनुबंध की शर्तों से बंधा होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है आपके, फलस्वरूप सामाजिक सुरक्षा का कोई लाभ उनको नहीं मिल पाता है। तो ये सब चुनौतियां हैं। कुछ चुनौतियां और भी हैं कि कौशल उन्नयन हेतु सीमित अवसर। जो उसमें कार्य कर रहा है व्यक्ति, उसके कौशल विकास के लिए कोई भी कार्य नहीं, कोई भी प्रयास नहीं किया जाता है, न ही कोई अवसर प्रदान किया जाता है कि उसका कौशल बढ़ जाए। उसके बाद अस्पष्ट रोजगार स्थिति के कारण उच्च जोखिम है। रोजगार की स्थिति जो है पूरी तरीके से अस्पष्ट है, इसलिए जोखिम भी बहुत ज़्यादा है। शोषण की संभावना, शोषण की जाती है क्योंकि कोई सही तरीके का रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वो कार्य कर रहे हैं। श्रमिक संघ का निर्माण नहीं कर पाते ये, इसलिए कोई मोल भाव नहीं कर पाते, मोल भाव से वंचित रहते हैं। जो स्थायी श्रमिक होते हैं उनका संघ बन जाता है और उस संघ के कारण क्या करते हैं, अपने संघ से जो नियोक्ता होता है उससे मोल भाव कर पाते हैं। आप फिल्मों में देखे होंगे, पुराने फिल्मों में, कि सभी श्रमिकों ने मिलकर क्या कर लिया, एक संघ बना लिया और संघ बनाकर फिर वो बंद कर देते हैं, प्लस हड़ताल करते हैं। ये इनके पास वैसा कोई हथियार नहीं है और वैसा कोई अधिकार नहीं है। अब बात आती है कि आगे का रास्ता क्या हो। तो आप देखे होंगे कि नीति आयोग ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया था जिसका नाम था भारत की उभरती गिग व प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था। ये रिपोर्ट जारी की थी और इस रिपोर्ट में नीति आयोग के द्वारा ही कई चीज़ें सुझाई गई थी और जो कमियां हैं उन्हीं को ठीक करना है। तो पहला क्या है कि उचित अनुमान लगाया जाना चाहिए। अगर एक आधिकारिक आंकड़े रहेंगे, उचित अनुमान लगाया गया रहेगा, तो सरकार को नीतियां बनाने में आसानी होंगी। उसके जैसे ई श्रम पोर्टल एक बनाया गया है, उस पर आप देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, जाके अपना पंजीयन कराते हैं कि हाँ मैं इस उम्र का हूँ, मैं कार्य नहीं कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें हैं। तो ई श्रम पोर्टल सरकार ने जारी किया था, इस प्रकार का कुछ होना चाहिए। प्लेटफॉर्म से जोड़ने की प्रक्रिया को और तेज करना चाहिए कि पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म को जोड़कर, और श्रमिकों को, क्योंकि हमें नौकरियां देनी हैं और हमने देखा कि इसमें काफ़ी अवसर है, लेकिन उस अवसर को भुनाना है तो हमें उसको ठीक करना पड़ेगा। कौशल विकास की व्यवस्था करनी चाहिए कि जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं लोग, वो कौशल विकास, उनका कौशल प्रदान करने के लिए योजनाएं चलाई जाएं। कुछ विशेष रूप से सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना, उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए हमें कुछ प्रावधान करने चाहिए। जैसे आप देखेंगे मानधन पेंशन योजना के लिए है, कई ऐसी योजनाएं सरकार चलाती है जिन योजनाओं में आप कुछ कंट्रीब्यूट करो पैसा, कुछ सरकार कंट्रीब्यूट करती है और उसके बाद एक समय के बाद आपको पेंशन मिलता है। तो उसमें इनको किया जाए या इनके नियोक्ताओं को उसमें शामिल किया जाए कि आपके यहाँ जो भी गिग श्रमिक रहेंगे उनको आपको इसमें पंजीयन कराना ही है। जिससे इस वर्ष के प्रीलिम्स 2024 में प्रश्न भी आया था। उसके बाद श्रमयोगी मानधन योजना, उसके बाद वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जाए। हालांकि जब से जन धन अकाउंट आया है, आपको पता है कि मैक्सिमम लोगों के पास आज खाते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर वित्तीय समावेशन में कमी रह रही है तो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जाए। इस प्रकार हम अगर प्रयास करते हैं तो गिग अर्थव्यवस्था में भारत के बहुत से श्रमिकों को लगाया जा सकता है और बेरोजगारी से या बेरोजगारी की समस्या में कुछ हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम देखते हैं कि पहले किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था में प्रश्न पत्र 4 सामान्य अध्ययन 3 वर्ष 2023 में बेरोजगारी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। बेरोजगारी को कम करना है तो हम गिग अर्थव्यवस्था को ठीक तरीके से काम करके, ठीक तरीके से उसको स्ट्रक्चर देके बेरोजगारी को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो ये बेरोजगारी पर प्रश्न पूछा गया था और
प्रश्न पत्र 3 सामान्य अध्ययन 2 में सीधे गिग अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछा गया था। गिग अर्थव्यवस्था महिलाओं को भी अपने अंदर समाहित करने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो इस पे प्रश्न पूछा था कि भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो ये प्रश्न भी आप कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाएं तो। और उसके बाद ये मैंने एक अभ्यास प्रश्न दिया है, इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप लिखिए और इसी वीडियो के नीचे आप जाके देखेंगे तो टेलीग्राम चैनल के लिंक है, उस पर आप चाहें तो अपने आंसर को भेज भी सकते हैं। हम आपके आंसर को देखकर उस पर रिप्लाई भी कर सकते हैं, कर देंगे कि क्या आपकी उसमें कमी है आंसर में और क्या कमी नहीं है, क्या आपको और करना चाहिए। तो ये अभ्यास प्रश्न है, इसको करने का कोशिश करिएगा आप, और इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर चलते हैं हम आज की दूसरी खबर पर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आते हैं आज के दूसरे खबर पर। आज की हमारी दूसरा खबर था क्या, तो उत्पादक मूल्य सूचकांक, जिसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ये भी हिंदी इंग्लिश के विभिन्न अखबारों में प्रकाशित हुआ। अब चर्चा में क्यों रहा है ये हम देख लेते हैं। तो उत्पादक मूल्य सूचकांक पीपीआई, शॉर्ट में हम बोलेंगे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, और शॉर्ट में पीपीआई बोल सकते हैं हम। तो चर्चा में क्यों है ये हम देख लेते हैं। इसके चर्चा में रहने का कारण ये है कि अभी हाल ही में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जिसको हम DPIIT बोलते हैं, भारत में उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI शुरू करने के लिए एक मॉडल को अंतिम रूप देने के करीब है, जो अंततः थोक मूल्य सूचकांक का स्थान ले सकता है। तो बात क्या है कि विश्व के अधिकतम जो विकसित देश है वो WPI थोक मूल्य सूचकांक को हटाकर उसके जगह पे उत्पादक मूल्य सूचकांक को लागू कर चुके हैं। और भारत भी काफ़ी समय से इस पर प्रयास कर रहा है कि WPI के जगह पर हम क्या करें, उत्पादक मूल्य सूचकांक का प्रयोग करें। और अंततः अब जाके एक मॉडल बनाया गया है कि किस तरीके से किन वस्तुओं को उसमें हम लेंगे, किन सेवाओं को लेंगे, क्या उनका हम भार देंगे, वेटेज देंगे, क्या आधार वर्ष लिया जाएगा। इस प्रकार एक मॉडल बना दिया गया है, और अगर ये मॉडल सफल हो जाता है तो बहुत जल्दी ही हो सकता है। हालांकि शुरू में हमारा WPI और PPI दोनों चलेगा देश में, ऐसा कहा जा रहा है। और कुछ समय बाद WPI को हटा दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा PPI से, क्योंकि WPI में सेवाएं नहीं होता है, आपको पता है। PPI में वस्तुएं और सेवाएं दोनों होती हैं। देखेंगे जिसको आगे हम अभी, पहले कंटेक्स्ट समझ लीजिए। तो ये बात हो गया कंटेक्स्ट में। इसने अधिकांश देशों में, अभी मैं इसने मतलब किसने, PPI ने। PPI ने अधिकांश देशों में WPI की जगह ले ली है, और खासकर विकसित देशों में, क्योंकि यह आर्थिक गतिविधियों को संकलित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत IMF, देखिए यहाँ लिखा है, IMF के द्वारा जो बनाया गया एक प्रणाली है। आपको पता है कि जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय लेखा प्रणाली, SNA, राष्ट्रीय लेखा प्रणाली SNA। तो नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम जो है इसके अनुरूप है, और अधिकतम देश इसको अपना चुके हैं। भारत भी इस प्रयास में है कि धीरे धीरे PPI को लागू करें, WPI चलने दें, और एक समय के बाद WPI को हटाकर हम PPI पर शिफ्ट हो जाएं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्यों चर्चा में रहा ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि PPI होता क्या है, फिर बाद में हम WPI, CPI और PPI का एक डिफरेंस भी देखेंगे टेबल के माध्यम से। लेकिन पहले हम उत्पादक मूल्य सूचकांक को समझ लेते हैं। उत्पादक मूल्य सूचकांक वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में औसत परिवर्तन को निम्नलिखित 2 स्थितियों में मापता है। अब वो 2 स्थिति क्या है, मैं आपको एक खाली पेज लेके समझाता हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग आएंगे अपने लिखने वाले पोर्शन पर। तो देखिए, ये अगर हम देखें तो CPI जो होता है और एक WPI होता है। इसको आपको पता है कि WPI क्या करता है
कि थोक व्यापारी से जो खुदरा व्यापारी होता है इसके परिप्रेक्ष्य में केवल वस्तुओं को मापने का प्रयास करता है। और सीपीआई क्या करता है, तो खुदरा व्यापारी से जो अंतिम उपभोक्ता होता है, इसलिए कंज्यूमर प्राइस नाम दिया गया है। अंतिम जो उपभोक्ता होता है उस उपभोक्ता के बीच का जो संबंध है उसमें इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति को मापने का प्रयास करता है। और ये वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं को भी समाहित करता है अपने अंदर, लेकिन बहुत कम। अब जो पीपीआई है, उत्पादक मूल्य सूचकांक है, ये दो स्तरों पर मापा जाएगा। और कैसे, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि उत्पादक जब उत्पादन कर रहा है उस उत्पादक से कहाँ जाएगा, ये थोक विक्रेता के पास चीजें जाती हैं, तो ये उत्पादक के स्तर पर ही मापने का प्रयास करेगा कि उत्पादन की स्थिति क्या है, वहां पर इन्फ्लेशन की स्थिति क्या है। और ये दो स्तर पर मापा जाएगा। कैसे, समझिए। एक तो होगा इनपुट पर, पहले समझ लीजिए निर्गत पर। एक तो होगा निर्गत आधारित, जिसको हम बोलते हैं आउटपुट। एक तो होता है निर्गत आधारित, और दूसरा होगा क्या, आगत आधारित, जिसको हम बोलते हैं इनपुट आधारित। तो दो प्रकार के पीपीआई होंगे, इनपुट आधारित और आउटपुट आधारित। मतलब निर्गत मतलब क्या कि उत्पादक के यहाँ से जब वस्तुएं और सेवाएं, ध्यान रखिएगा वस्तुएं सेवाएं दोनों इसमें रहेगा, तो वस्तुएं प्लस सेवाएं उत्पादक के यहाँ से जब निकल रही हैं, बेचने के लिए जा रही हैं, तो उस समय प्राइस में क्या डिफरेंसेस आ रहा है एक आधार वर्ष की तुलना में, तो इसको बोलेंगे निर्गत। और आगत क्या, उत्पादक बनाने के लिए बहुत कुछ कच्चा माल ले रहा है। उत्पादक किसी वस्तु या सेवा का निर्माण हेतु कच्चा माल ले रहा है, तो उस कच्चा माल और मध्यवर्ती माल जो ले रहा है, उस समय जब ये निर्मित कर रहा है तो इनके मूल्य में किस प्रकार का अंतर आ रहा है समय के साथ, या फिर आधार वर्ष की तुलना में, उसको मापेंगे तो हम बोलेंगे आगत आधारित, इनपुट आधारित। और यहाँ से वस्तुएं सेवाएं बन के जब निर्गत हो रही हैं तब मापेंगे तो उसको हम बोलेंगे निर्गत आधारित पीपीआई। तो ये बात आप समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम अपने टॉपिक पर आते हैं, लिखने वाले पे, जिससे आपको अब क्लियर कट समझ में आएगा। देखिए, यही बोला जा रहा है कि को निम्नलिखित दो परिस्थितियों में मापा जाता है। पहला, जब वे उत्पादन स्थल से निकलते हैं, उत्पादन स्थल से निकलते हैं मतलब निर्गत हो रहे हैं, निकलते हैं, जिसे आउटपुट पीपीआई कहते हैं, निर्गत पीपीआई कहते हैं। अर्थात आउटपुट पीपीआई सूचकांक उत्पादकों द्वारा अपने आउटपुट या निर्गतों के लिए प्राप्त कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। जो निर्गत हो रहा है, उत्पादक, यहाँ जो प्रोड्यूसर है, उसकी वस्तुएं और सेवाएं, गुड्स एंड सर्विसेज जब यहाँ से निकल रही हैं, तो उस समय उसको क्या मूल्य मिल रहा है, इस मूल्य के अकॉर्डिंग मापा जाएगा। इसलिए इसको बोला जा रहा है क्या कि ये सूचकांक उत्पादकों द्वारा अपने आउटपुट के लिए प्राप्त कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। और औसत परिवर्तन कैसे मापा जाएगा, तो ये एक आधार वर्ष को लिया जाएगा, उस आधार वर्ष की तुलना में मापा जाएगा। अब दूसरा क्या है, जब वे उत्पादन की प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं, वही जो बताया कि जब वो कच्चे माल ले रहे हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं ले रहे हैं बनाने के लिए, ऐसा तो नहीं कि अपने आप बन जाएगा। जब ये उत्पादन की प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं, जिसे इनपुट पीपीआई कहते हैं, अर्थात इनपुट पीपीआई में पीपीआई सूचकांक उन कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है जो उत्पादकों द्वारा अपने आगतों या इनपुट के लिए भुगतान किया जाता है। बनान इनपुट के लिए जो पैसा दिया जा रहा है उसमें भी तो साल दर साल
महीने दर महीने बदलाव होगा, चेंजेस आएगा, सस्ता हो गया या महंगा हो गया, उसके अनुसार से मापेगा, तो ये इनपुट पीपीआई कहलाएगा। और जब फाइनल वस्तु या सेवा बना के बेची जाएगी तो उस समय उसको बोला जाएगा, उस समय जो मूल्य प्राप्त हो रहा है उसमें जो औसत परिवर्तन हो रहा है उसको बोला जाएगा कि वो क्या है, आउटपुट पीपीआई है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात एकदम क्लियर समझ गए होंगे आप। अब आते हैं हम पीपीआई के बारे में थोड़ा कुछ और समझ लीजिए कि पीपीआई, ये पीपीआई है, ध्यान रखिएगा ई नहीं है। पीपीआई उत्पादक की दृष्टि से मूल्य में परिवर्तन की माप को मापता है। अभी मैंने आपको समझा दिया कि उत्पादक की दृष्टि से रहेगा, थोक मूल्य सूचकांक थोक विक्रेता के दृष्टिकोण से चलता है, और सीपीआई उपभोक्ता के दृष्टिकोण से चलता है। तो पीपीआई के संकलन के लिए आधार कीमतों का प्रयोग किया जाता है। डेफिनेटली आधार वर्ष लिया जाएगा, उसी आधार कीमतों का प्रयोग किया जाएगा। जबकि इसमें उत्पादों पर कर, टैक्स जैसे जीएसटी हो गया, उत्पाद कर हो गया इत्यादि, खुदरा व थोक मार्जिन जो रहेगा उसको भी नहीं लिया जाएगा। बीमा व परिवहन लागत जो है उसको भी शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एकदम बनाने के बाद केवल निर्माण की लागत क्या लग रही है वो देखा जाएगा। इस प्रकार के टैक्स, परिवहन लागत, मार्जिन, ये सब उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। यह अंतिम और मध्यवर्ती मांग के अनुसार, अंतिम मांग आपको पता है और मध्यवर्ती मांग दोनों को लेकर चलना है। तो अंतिम और मध्यवर्ती मांग के अनुसार विक्रय की गई वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को दर्शाता है। यह स्पष्ट है कि अंतिम मांग उपभोग से संतुष्ट होती है। अंतिम मांग किसके द्वारा होती है, उपभोक्ता के द्वारा होती है। जबकि मध्यवर्ती मांग विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा होती है, जो बना रहा है वो मध्यवर्ती मांग करता है। तो इन दोनों को लेकर चलेगी। उत्पादक मूल्य सूचकांक का मुख्य लक्ष्य उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले उत्पादक स्तर पर मूल्य वृद्धि को मापना है कि उत्पादक के स्तर पर कितनी मूल्य वृद्धि हो रही है, क्या महंगाई हो रही है, ऐसा इन्फ्लेशन मापेगा ये। पीपीआई को दीर्घकालिक खरीद अनुबंधों में कीमतों को समायोजित करने के लिए एक तटस्थ उपकरण माना जाता है। अर्थात लंबे समय तक अगर हम खरीद कीमतों को लेकर चलेंगे इसमें, तो उत्पादन के स्तर पर ही क्या अंतर आ रहे हैं, इसलिए ये ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारी बातें मैंने पीपीआई से बता दिया है, एक एक बात आपको इससे समझ में आ जाएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं कि उत्पादक मूल्य सूचकांक की भारत में स्थिति। तो ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि उत्पादक मूल्य सूचकांक अभी वर्तमान में भारत में न तो गणना की जाता है, न ही लागू है, प्रयास चल रहा है। कब से प्रयास चल रहा है, देखो वर्तमान में भारत में इसे मापा और परिकलित नहीं किया जाता है। दूसरा, हालांकि वर्ष 2003 में एक अभिजीत सेन कार्यदल टास्क फोर्स बना था, जिसने अपनी रिपोर्ट 2008 में सरकार को दे दिया था, और इसने बोला था कि गणना करने हेतु बोला था इसने कि कार्यदल ने गणना हेतु उत्पादक मूल्य सूचकांक को अपनाने की सिफारिश की थी बहुत पहले ही 2008 में। उसके बाद 2012 में थोक मूल्य सूचकांक के संशोधन से संबंधित एक सौमित्र चौधरी, क्योंकि डब्ल्यूपीआई को संशोधित करना था तो बनाई गई सौमित्र चौधरी कमेटी, और सौमित्र चौधरी समिति ने यह सुझाव दिया। डब्ल्यूपीआई में संशोधन तो बताया उसने, और उसने ये भी बोला कि डब्ल्यूपीआई को छोड़कर हमें क्या कर देना चाहिए, भारत में प्रायोगिक रूप से पीपीआई को जारी कर लेना चाहिए, और फिर एक समय के बाद थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर पीपीआई को ही अपना लेना चाहिए, जो अब करने का प्रयास भारत में किया जा रहा है। और क्या है, वर्ष 2014 में पीपीआई के निर्माण हेतु बीएन गोलदार समिति का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 2017 में दी थी सरकार को, और उसमें बोला गया था कि भारत में पीपीआई को प्रारंभ करने का कर लेना चाहिए, क्योंकि अन्य विकसित देश कर चुके हैं, और आईएमएफ के अकॉर्डिंग जो एसएनए होता है, राष्ट्रीय जो अकाउंटिंग लेखा प्रणाली है, उसके अनुसार भी ये बेहतर है, इसलिए हमें इसको अपना लेना चाहिए। सरकार 2020 से कोशिश कर रही है, लेकिन अब अंततः लग रहा है कि इसको अपना लिया जाएगा। हालांकि थोक मूल्य अभी चलेगा, थोक मूल्य सूचकांक, कुछ समय बाद उसको
हटा दिया जाएगा, प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा पीपीआई से, जैसा कि सौमित्र चौधरी समिति ने कहा था। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और फिर हम बढ़ते हैं। थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं, बहुत मेजर डिफरेंसेस पे मैं नहीं गया हूँ, लेकिन कुछ बता दिया हूँ। WPI, CPI और PPI में देखिए, WPI तीनों का अर्थ देख लेते हैं। तो यह थोक स्तर पर खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को दर्शाता है, जो भली भांति आपको पता है, पहले भी मैं कवर कर चुका हूँ। CPI क्या करता है, यह खुदरा स्तर पर खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की और कीमतों में औसत परिवर्तन को दर्शाता है। तो यह अंतिम व मध्यवर्ती उपभोक्ता को बेचे जाने वाले वस्तुओं व सेवाओं की औसत कीमतों को मापता है। अगला क्या है, माप क्या देखें अगर हम अर्थ के बाद, तो यह थोक व्यापारी द्वारा खुदरा विक्रेता को बेचे जाने वाले माल की कीमत को मापता है। और ये बात मैं आपको पहले ही समझा दिया था ब्लैंक पेज लेकर। ये क्या करता है, खुदरा विक्रेता द्वारा उपभोक्ता को बेचे गए माल की कीमत को मापता है। और ये क्या करता है, उत्पादक द्वारा थोक व्यापारी को बेचे गए माल की कीमत को मापता है। तो ये क्लियर कट है आपको। अब देखिए, प्रकाशन इसका कौन करता है, तो इसका प्रकाशन वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया जाता है। ये तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी आप याद करते हैं। इसका भी प्रकाशन आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा ही किया जाता है, लेकिन इसको अभी भारत में न तो मापा जा रहा है, न ही परिकलित किया जा रहा है। कौन प्रकाशन करेगा उस समय बताएगा। अब आ जाता है अगली बात, परिप्रेक्ष्य क्या है, किसके परिप्रेक्ष्य से ये काम करते हैं। तो यह थोक व्यापारी के नज़रिए से कीमत में बदलाव को मापता है, यह उपभोक्ता के नज़रिए से कीमत में बदलाव को मापता है, और यह उत्पादक के नज़रिए से कीमत में बदलाव को मापता है। तो ये डिफरेंस तो आपको पहले ही मैं क्लियर करा दिया था, आप उसी को एक बार यहाँ रिवाइज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक प्रश्न देखते हैं हम। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक प्रश्न देखते हैं हम। 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था, CPI और WPI में अंतर को पूछते हुए। इसके उत्तर पे नहीं जाऊंगा, नहीं इसको मैं पढ़ूंगा, आप आराम से पढ़िएगा स्क्रीनशॉट लेकर। मैं एक अभ्यास प्रश्न दिया हूँ, इसको आप हल करने का प्रयास करिएगा। इवन इससे मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न आ सकता है जब ये लागू हो जाएगा। तो इस पर आप मुख्य परीक्षा से संबंधित भी प्रश्न कर सकते हैं। काफ़ी बातें मैंने बता दिया, बाकी अगर लागू होता है तो फिर हम तो इसके अन्य जो पहलू हैं उनको भी देखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हल करने का ज़रूर प्रयास करिएगा आप इसको। अब आते हैं हम लोग आज के तीसरे खबर पे, या आज के तीसरे विषय वस्तु पर। अभी हाल ही में नीति आयोग ने जो आकांक्षी जिला हैं और जो आकांक्षी ब्लॉक हैं उसमें संपूर्णता अभियान शुरू किया है। तो हम देखेंगे कि संपूर्णता अभियान क्या है। यही न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ये उसका लोगो जारी किया गया है संपूर्णता अभियान का। तो हम देखते हैं कि संपूर्णता अभियान क्या है और चर्चा में क्यों रहा। सबसे पहले संपूर्णता अभियान चर्चा में क्यों रहा, तो नीति आयोग ने जारी किया है इसलिए चर्चा में रहा। देखिए, हाल ही में नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान का शुभारंभ किया, जिसमें देश भर के नागरिकों की महत्वपूर्ण भागीदारी देखी गई। नॉर्थ ईस्ट में भी किया गया, हर जगह किया गया, लोगों को भी शामिल किया गया। तो काफ़ी व्यापक लेवल पे इसको शुरू किया गया है। अब थोड़ा आगे हम देखते हैं कि ये क्या है। तो देश भर के आकांक्षी जिलों, आपको पता है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो घोषित किया गया था, आकांक्षी ब्लॉक की, आकांक्षी जिला मतलब क्या, ऐसे जिले जो विकास में बहुत पीछे रह गए हैं, उनके लिए कुछ बिंदुओं को प्राप्त, 5 बिंदुओं को प्राप्त करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसको आगे भी मैं बता भी दूंगा आपको। तो देश भर के आकांक्षी जिलों में 6 प्रमुख संकेतकों और आकांक्षी ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतकों की संतृप्ति प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करने हेतु संपूर्णता अभियान को आरंभ किया गया है। किसके द्वारा, नीति आयोग द्वारा। थोड़ा और समझ लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य लगभग आप समझ गए हैं कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत 112 आकांक्षी जिला जो हैं उनमें और 500 आकांक्षी ब्लॉक जो हैं
उसमें पहचाने गए 6 संकेतकों में से प्रत्येक में संतृप्ति प्राप्त करना ही इसका उद्देश्य है। तो बेसिक तरीके से हमने समझ लिया कि संपूर्णता अभियान क्या है, किसके द्वारा जारी किया गया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर थोड़े इसके 6 संकेतकों को देखते हैं कि क्या है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए कि जो संपूर्णता अभियान है, ये आकांक्षी ब्लॉक में जो 6 संकेतक हैं वो क्या है। तो एक नज़र आपको इसको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए कि पहली तिमाही में, हालांकि इसको 3 महीने के लिए ही केवल अभी शुरू भी किया गया है, मात्र 3 महीनों के लिए। तो पहली तिमाही के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत, उसके बाद इसमें संतृप्ति प्राप्त करना है। ब्लॉक में लक्षित जनसंख्या के मुकाबले मधुमेह की जांच कराने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत, इसमें संतृप्ति प्राप्त करना है। ब्लॉक में लक्षित जनसंख्या के मुकाबले, जितना लक्ष्य हमने रखा है उसके मुकाबले जो हाई ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप के लिए जांचे गए व्यक्तियों का प्रतिशत कितना बन पा रहा है, ये देखना है कि लक्ष्य क्या है और कितने लोगों का जांचा जा रहा है। इसमें संतृप्ति प्राप्त करना है, 100% तक पहुंचना है। उसके बाद ICDS कार्यक्रम के तहत नियमित रूप से पूरक पोषण लेने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत, जितना भी लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लक्ष्य के अनुपात में कितने लोग इसको प्राप्त कर रहे हैं। फिर मृदा नमूना संग्रहण लक्ष्य के सापेक्ष सृजित मृदा कार्डों का प्रतिशत, जो मृदा कार्ड है। और उसके बाद ब्लॉक में कुल स्वयं सहायता समूहों के मुकाबले रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूह का प्रतिशत, कि लक्ष्य जो रखा गया है उसके अनुपात में कितने लोगों को प्राप्त हो रहा है, क्या 100% इसको हम कर सकते हैं, संतृप्ति करना चाहते हैं। ऐसे ही जो आकांक्षी जिले हैं उसमें 6 क्या है, पहली तिमाही के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत। ICDS जो योजना है उसके योजना के अंतर्गत नियमित रूप से पूरक पोषण लेने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत। फिर पूर्णतः प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत जो 9 से 11 माह के हैं, क्या उनको BCG का टीका लगा, DPT का टीका लगा, क्या उनको पोलियो का ओरल पोलियो वैक्सीन का टीका लगा, खसरा का टीका लगा, कितने लोगों को लगा और क्या लक्ष्य है, क्या 100% तक पहुंच सकते हैं हम। वितरित मृदा स्वास्थ्य कार्डों की संख्या, माध्यमिक स्तर पर कार्यात्मक विद्युत सुविधा वाले विद्यालयों का प्रतिशत। ऐसे ही शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 1 महीने के भीतर बच्चों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने वाले स्कूलों का प्रतिशत। तो ये लक्ष्य रखा गया है और इन लक्ष्यों की संतृप्ति प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। नीति आयोग द्वारा स्वयं सहायता या लोगों नागरिकों का सहयोग प्रदान करके प्राप्त करके देखते हैं कि कितना बेहतर होता है। 3 महीने के लिए है, 3 महीने बाद इसका रिपोर्ट आएगा तो हम देखेंगे। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या है और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम क्या है, क्योंकि उसके बिना ये बात अधूरी रह जाएगी। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी जिला क्या है, पहले ही बताया कि देश के एकदम पिछड़े का जिले जहाँ विकास बहुत धीमा रह गया है या विकास में बहुत पीछे रह गए हैं, 112 हैं ये। इसे नीति आयोग द्वारा 2018 में शुरू किया गया था। यह देश भर के 112 जिलों में तेजी से और प्रभावी ढंग से बदलाव लाने के लक्ष्य पर केंद्रित है। यह निम्नलिखित 5 विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है। 5 विषय हैं: स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, बुनियादी ढांचा। और इन 5 के लिए अलग अलग बहुत से इसके उप संकेतक बनाकर 81 संकेतक बनाए गए हैं और इन 81 संकेतकों के माध्यम से ही इसकी प्रगति को मापा जाता है। मतलब बहुत सूक्ष्म छोटी छोटी चीज़ें को भी इसमें शामिल किया गया है। ये तो केवल ब्रॉडर जो विषय हैं वो बता दिया गया है। इन संकेतकों के उप संकेतक बहुत ज़्यादा बनाए गए हैं और 81 के आधार पर इसकी प्रगति को देखा जाता है। उसके बाद आ जाता है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। इसे 2023 में नीति आयोग ने शुरू किया। देश भर में 500 ब्लॉक, 329 जिलों के 500 ब्लॉक्स को लिया गया है जो पिछड़े रह गए। सरकारी सेवाओं की आपूर्ति में संपूर्णता प्राप्त करने के लक्ष्य पर केंद्रित है यह भी 5 विषयों पर ही लक्ष्य केंद्रित करता है। सेम विषय हैं:
स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और संबद्ध सेवाएं। उसके बाद बुनियादी ढांचा तथा सामाजिक विकास। लेकिन इसमें केवल 40 संकेतक बनाए गए हैं और इन्हीं 40 संकेतकों में कितना वृद्धि हो पा रही है उसके अनुसार इनके प्रगति को देखा जाता है कि कौन सा ब्लॉक कितना बेहतर कार्य कर पाया है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक प्रश्न देखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए आप। देखिए प्रश्न, ये मुख्य परीक्षा 2023 में प्रश्न पूछा गया था जननी सुरक्षा योजना से। आप आराम से पढ़ लीजिएगा इसको। और ये मैंने एक अभ्यास प्रश्न बनाया है, इसको भी आप आराम से पढ़ के इसको हल करने का प्रयास करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका उत्तर आप वीडियो के नीचे भी दे सकते हैं चाहें तो, या फिर आराम से आप पढ़ के भी इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से आराम से पढ़िएगा और हल करने का प्रयास करिएगा। जो मैंने पढ़ाया है उससे ही उसका उत्तर हो जाएगा। आज का हमारा जो अंतिम विषय वस्तु है वो है म्यूल अकाउंट से, या म्यूल जो मनी म्यूल से। तो मनी म्यूल क्या है देखते हैं। न्यूज में रहा काफ़ी है, क्योंकि हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं शशिकांत दास, उन्होंने भी कई बार इसको बोला। अंग्रेजी और हिंदी के न्यूज़पेपर्स में भी ये प्रकाशित हुआ। सबसे पहले देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों रहा। मनी म्यूल चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में कई प्रमुख बैंकों ने 1 वर्ष से कम पुरानी, मतलब 1 वर्ष से जो कम अवधि के फर्म हैं उनके एकल स्वामित्व और व्यक्तिगत चालू खाते खोलने की प्रक्रिया को पूरी तरीके से रोक दिया है, बहुत धीमा कर दिया है, जांच पड़ताल बहुत तेज कर दी है। ऐसा संदेह इस संदेह के कारण किया गया है कि ये कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग और डिजिटल धोखाधड़ी में शामिल हो सकती हैं और मनी म्यूल के रूप में कार्य कर सकती हैं। हमारा आज का इस टॉपिक को पढ़ने का लक्ष्य यही है कि मनी म्यूल क्या होता है, मनी म्यूल खाता क्या होता है, ये समझना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कि क्यों न्यूज में रहा। और ये देखिए मनी म्यूल, म्यूल मतलब आपको पता है खच्चर होता है। ऐसा खच्चर जो मनी को क्या कर दे रहा है, किसी के ब्लैक मनी को वाइट कर रहा है। कैसे? तो मैं इसको पढ़ने वाली बातों से पहले आपको थोड़ा सा एक ब्लैंक पेज लेकर समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति कार्य चाहता है, काम करना चाहता है सोशल मीडिया पर। मान लीजिए सोशल मीडिया पर कोई कार्य देखता है कि आप केवल घर बैठे इतना पैसा कमाएं। अब उसमें ये क्या कर लेता है, ये मान लीजिए कोई विज्ञापन दिया है, विज्ञापन दाता है ये। तो ये विज्ञापन दाता का विज्ञापन ये देख के क्या कर लेता है, कार्य को ज्वाइन कर लेता है, कार्य को शुरू कर देता है। और जब कार्य को शुरू करता है तो इसको बोला जाता है इसका एक बैंक में खाता है, इसका एक बैंक में खाता है। तो इसको यहाँ से विज्ञापन दाता इसको बोलता है कि आपको बस काम इतना करना है कि आप अपना खाता नंबर दीजिए, आपके खाते में हम $500 रुपए डालेंगे, जिसमें से $20 तो आप रख लीजिएगा, आपकी कमाई हो गई। और $480 आपको क्या करना है, $480 आपको हम एक खाता देंगे, उस खासकर वो विदेशी देश का खाता रहेगा, विदेश का खाता रहेगा। हम आपको एक खाता देंगे, उस खाते में आपको भेज देना है, बस आपका काम इतना ही है। फिर हम आपको फिर पैसा भेजेंगे आपको, हम उसमें से आप इतना रख लेंगे और ऐसे खाता में डालते रहेंगे, इतना ही आपका काम है। व्यक्ति सोचता है बड़ा आसान काम है, बढ़िया काम है, इसी काम को मैं करता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि विज्ञापन दाता अवैध रूप से पैसा कमाया हुआ है। ये क्या किया है, अवैध रूप से पैसा कमाया हुआ है। और अवैध रूप से पैसा कमाया हुआ है इसलिए ये अपने अवैध काले धन को क्या कर रहा है, सफेद मनी लॉन्ड्रिंग करने का प्रयास कर रहा है और उसमें इनका प्रयोग कर रहा है। तो फिर समझ लीजिए कि ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को हम बोलते हैं कि ये मनी म्यूल है। इस व्यक्ति को हम बोलते हैं कि ये मनी म्यूल है।
और इसके इस खाता को हम बोलते हैं कि ये क्या है, मनी म्यूल खाता है, ये मनी म्यूल अकाउंट है, खाता है। तो ये दोनों टर्म आप समझ गए। अब जो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति हो सकता है कि जानता हो कि मैं अवैध काम कर रहा हूं, लेकिन लाभ के लिए काम कर रहा है। हो सकता है कि ये जानता ही नहीं है बेचारा कि मैं अवैध कार्य कर रहा हूं, लेकिन उसको पैसा मिल रहा है, सोच रहा है कि ठीक है इतना ही तो काम है, अवैध काम नहीं है, तो वो काम कर रहा है। तो हर एक परिस्थिति में इसको क्या किया जाएगा, इसको एक मनी म्यूल और माना जाएगा कि आप ये क्या है, इस अवैध धन को इसके मालिक तक सफेद करके पहुंचाने में सहयोग कर रहा है, और बाद में इनका खाता क्या कर दिया जाएगा, फ्रीज कर दिया जाएगा। इनके खाते में जो पैसा रहेगा वो सब बंद हो जाएगा। उसके अलावा कारावास का भी प्रावधान है, दंड का भी प्रावधान है। तो इसको हम बोल रहे हैं मनी म्यूल। और मनी म्यूल खाता काफ़ी धड़ल्ले से ये काम किया जा रहा है, और इसलिए आरबीआई इसको लेकर सख्त हो रहा है और परेशान भी है। तो ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। और उसके बाद फिर से हम आते हैं कि कैसे लिखेंगे इसको। कंसेप्ट मैंने आपको भली भांति समझा दिया है, तो लिखना आसान है। देखिए, मनी म्यूल क्या है, यह वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से अवैध रूप से अर्जित धन को बैंक खातों में स्थानांतरित करता है। अलग अलग, आपको पता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्या किया जाता है, प्लेसमेंट किया जाता है। अलग अलग जगहों पर क्या किया जाएगा, एक धन को 10-12 खाताओं में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर करके मालिक तक पहुंचाया जाएगा, जिससे कि ट्रेस करना मुश्किल हो जाए। तो ये व्यक्ति भी हो सकता है, ये कंपनी भी हो सकती है, इसलिए कंपनी के चालू खाते भी बंद किए गए हैं। व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, लेकिन मनी म्यूल मुख्य रूप से व्यक्ति को संबोधित कर देता है। प्रकार क्या है, एक तो अनजान मनी म्यूल है, इसको पता नहीं होता है कि वो अवैध गतिविधि कर रहा है। एक सहयोगी होता है मनी म्यूल, जो जानता है लेकिन फिर भी लाभ के कारण काम कर रहा है। एक जबरन कुछ होते हैं ऐसे कि उनको ब्लैकमेल करके कुछ उनके गोपनीय दस्तावेज या कुछ भी ऐसी चीजें लेकर उनको जबरन काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वो जबरन मनी म्यूल है। अगला है भर्ती के तरीके इनके क्या हैं। तो धोखे से नौकरी की प्राप्ति, सोशल मीडिया से नौकरी या कुछ ऐसा प्रलोभन देकर आपको नौकरी दे दिया गया, बेरोजगारी है ही। फिशिंग ईमेल, आपको कुछ ईमेल वगैरह भेजा गया, उस पर क्लिक किए आप, फिर आपको उलझा कर कैसे भी इस काम में ला दिया गया। सोशल मीडिया के थ्रू आप एकदम आसान काम ढूंढते हैं और वहाँ पे विज्ञापन के माध्यम से फंस सकते हैं। इस तरीके से मनी म्यूल की भर्ती की जाती है। मनी म्यूल को जोखिम व परिणाम क्या होगा, इसका कानूनी कार्रवाई होगी उन पर, चाहे वो जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं, इसलिए आपको चेक करना चाहिए। वित्तीय नुकसान, खाता फ्रीज हो जाएगा, पैसा चला जाएगा। प्रतिष्ठा की हानि होगी, फिर आपको समाज में भी प्रतिष्ठा की हानि होगी, उसके अलावा आपको दूसरी नौकरी मिलने में समस्या भी होगी। सुरक्षा के तरीके क्या हैं, तो लोभ वाली कोई भी नौकरी का प्रस्ताव रहे तो उसको अच्छे से जांच लो कि भैया ये अवैध गतिविधि में तो नहीं उलझाएगा। अपने खाते का ब्यौरा किसी को भी, किसी अजनबी को देना नहीं है। एकदम विश्वसनीय व्यक्ति है, कुछ काम है आपको तभी दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। उसके बाद ऑनलाइन तरीके से सतर्क रहें आप। अगर मान लीजिए आपके खाते में एकाएक कुछ पैसा आ जाता है, तो आप उसको रिपोर्ट करें बैंक को और भी जो प्राधिकरण हैं। तो इस तरीके से आप इससे बच सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मनी म्यूल का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं इससे संबंधित एक प्रश्न आपको दिखाता हूं विगत वर्ष का, और एक अभ्यास प्रश्न दूंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये देखिए, विगत वर्ष 2019 में एक प्रश्न पूछा गया कि वित्त के संदर्भ में शब्द बीटा किसे निर्दिष्ट करता है। तो इसको हल करिएगा, डेफिनेटली कर लेंगे आप। और ऐसे ही एक अभ्यास प्रश्न में दिया हूं कि बैंकिंग के संदर्भ में शब्द मनी म्यूल किसे निर्दिष्ट करता है। ABCD ऑप्शन है, आपको जो मैं पढ़ाया हूं इसके माध्यम से इसका सही आंसर छांटना है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इसको हल करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने जिन जिन विषय वस्तुओं को लिया था उनको भली भांति आपको समझाने का प्रयास किया। UPSC सिविल सेवा के परीक्षा के दृष्टिकोण से हमने उसको पढ़ा। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।
और राउज आईएएस के चैनल से जुड़े रहिए। अपने मित्रों को भी चैनल से जोड़िए, जिससे कि उनको भी कंसेप्ट समझ में आए, उनको भी इस लेक्चर का लाभ मिले। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।